बच्चों, आज का जो टॉपिक है वह केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कक्षा 10 में भी लिखना सीखे होंगे। वहाँ पे आपने बोरबरी योजना पढ़ा है। बोरबरी योजना में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था कोषों में बताते हैं, यानी कक्षा में बताते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट में आप इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था उपकोषों में बताएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वास्तव में कोष में नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन फाइनली कक्षक में रहता है। तो हम बीच वाली स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था को बताते हैं, और जब हमें इच्छा होती है तो हम उस उपकोष से कक्षक में इलेक्ट्रॉन को दिखा लेते हैं, और जब इच्छा करती है हम उसको कोष में गिन लेते हैं। तो अब आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सर्वप्रथम इसकी आप परिभाषा लिखेंगे, और उसके बाद आप पेन और कॉपी लेके बैठे रहिए, ताकि जैसे जैसे मैं लिखता जाऊं आप उसको सीखते जाएंगे और अपने कॉपी पे नोट करते जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की उपकोषों में वितरण व्यवस्था, यानी इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों में जो वितरण व्यवस्था को बताता है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए आपको 3 नियमों की ज़रूरत होगी। उसमें जो पहला नियम है पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन लॉ, दूसरा जो आपको नियम की आवश्यकता होगी अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ का सिद्धांत, और तीसरा जो आपको ज़रूरत होगी वह है हुंड की बहुलता का नियम, हुंड की बहुलता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। इन 3 नियमों की सहायता से ही आप किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को लिख पाएंगे। तो अब एक एक करके इन रूलों को समझते चलिए, और फिर तब हम इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। पहला नियम है पाउली का अपवर्जन नियम। यह नियम क्या कहता है, देखिए, पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, यानी एक परमाणु है उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। मतलब इंग्लिश में अगर कहना हो तो नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। नो 2 इलेक्ट्रॉन या in an atom can have all the 4 quantum number same। किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, हिंदी में लिख लीजिए, किसी भी परमाणु में या किसी एक परमाणु में
किसी एक परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। क्वांटम संख्या के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 4 क्वांटम संख्याएं होती है। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब हो गया कि अधिक से अधिक 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान होगा, तो चौथी क्वांटम संख्या का मान असमान होगा। अर्थात किसी परमाणु में यदि 2 इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान होगा, तो निश्चित रूप से चौथी क्वांटम संख्या का मान असमान होगा। यहाँ तक कि यदि हम एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था देखते हैं, तो एक कक्षक में चूंकि n और l और m का मान समान होता है, ये एक कक्षक में n l m का मान समान होता है, तो चौथी क्वांटम संख्या यस का मान असमान हो जाता है, असमान होता है। आप किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए इस रूल को देख सकते हैं। जैसे नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, अब इसको हम मिटा रहे हैं। बेटा इस नियम का एक दूसरा भी स्टेटमेंट है, दूसरी तरह भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये कहता है नियम कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यदि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी ये कंडीशन लागू होगी, क्योंकि अगर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान हो जाएगा। तो यहाँ से एक और स्टेटमेंट आप पाउली का रूल से इसका यूज है कि इसकी सहायता से आप इसको स्टेटमेंट और कर सकते हैं कि किसी भी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। अब पाउली के इसी नियम से हम ये उपकोष में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, जैसे S P D F, तो S उपकोष में कितने कक्षक होते हैं 1, P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं 3, D उपकोष में 5 और F उपकोष में 7। S कोष में एक ही उपकोष भी होता है, n बराबर 1 में एक ही उपकोष भी होता है और वही कक्षक होता है। P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, इनका नामकरण PX, PY, PZ है। उसी प्रकार से D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर। उसी प्रकार से F में 7 कक्षक पाए जाते हैं। तो इन कक्षकों में यदि आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो S उपकोष में 1 कक्षक तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोष में 3 कक्षक तो 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकोष में 5 कक्षक तो 10 इलेक्ट्रॉन, F में 7 तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये उपयोग हुआ। दूसरा इसका उपयोग है, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कर लेंगे। जैसे n बराबर 3 में हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करनी है, तो n बराबर 3 से हम l पे पहुंचेंगे। l बराबर होगा 0, 1, 2। 0 का मतलब S, 1 का मतलब P और 2 का मतलब हो गया D।
तो यस पी डी, यस में 1 कक्षक, पी में 3 और डी में 5, तो 5 3 8 1 9, टोटल कक्षक हुए 9, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 9 2 18 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना पॉली के नियम से हम कर लेते हैं। तो ये हुआ पॉली का अपवर्जन नियम, यानी इस नियम की सहायता से हमें ये पता चल गया कि किसी कक्षक में हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन को ही प्रवेश कराएंगे, 2 के बाद तीसरा नहीं करा सकते। यदि उस तत्व में इलेक्ट्रॉन कम है तो 1 प्रवेश करेगा या 2 प्रवेश करेगा, 2 से अधिक नहीं। दूसरा नियम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ बाउ का सिद्धांत। ऑफ बाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है, यह कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है। इसका अर्थ होता है निर्माण करना। क्या अर्थ होता है? निर्माण करना। तो किसका निर्माण किया जाता है? कक्षकों का निर्माण किया जाता है, और उन कक्षकों को यहाँ पे हम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कोष में कितने उपकोष हैं, उसके बाद आप उसको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। तो अफबाउ का सिद्धांत यह बताता है कि पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश पाता है, इसके बाद एक एक करके अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, और उस प्रकार से हाइड्रोजन से हम बहु इलेक्ट्रॉनिक निकाय का निर्माण करते हैं। n बराबर 1 में आप जानते हैं 1s, n बराबर 2 में 2 उपकोष पाए जाएंगे, 2s और 2p। n बराबर 3 में, ये हम कहाँ से लिख रहे हैं? क्वांटम संख्या से। n बराबर 2 में L के 2 मान होंगे, उसमें 2s और 2p मिलेंगे। n बराबर 3 में कितने उपकोष होंगे? 3, 3s, 3p और 3d। n बराबर 4 में 4 उपकोष, 4s, 4p, 4d, 4f। n बराबर 5 में भी 4 उपकोष होंगे। हमने बताया था कि 5वें उपकोष की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसकी फीलिंग हम नहीं दिखाएंगे। 5s, 5p, 5d, 5f। n बराबर 6, n बराबर 7। हमने बताया है कि 7 आवर्त हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हम 7 तक आपको दिखा रहे हैं, जहाँ तक कि एलिमेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके आ जाएं। 6x, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f। ये अभी नहीं भरे हैं, केवल आपका 4, 4d, 5d, 6d, 7d और 7f अभी नहीं भरा है। अब इसमें कैसे होता है, आप तीर मारते जाइए।
अब बेटा इसके आप तीर के मुंह को इससे मिलाते चलिए। अब देखिए आवर्त जो आपके बने हैं पीरियाडिक टेबल में n बराबर 1, यानी पहले आवर्त में पीरियाडिक टेबल में केवल 1s कोष भरता है, 1s उपकोष भरता है, क्योंकि n बराबर 1 में 1 है। उसके बाद आप देखिए कि 2s का स्थान आ जाता है, तो n बराबर 1 के बाद n बराबर 2 आ जाता है, 2s और 2p भर जाते हैं। 3 आने के पहले 2s 2p भर जाते हैं, तो ये n बराबर 1 हो गया, ये 2s 2p n बराबर 2 में भरे जाएंगे। n बराबर 3 में आपके 3s भरे जाएंगे और 3p भरे जाएंगे, 3d नहीं भरा जाएगा, क्योंकि देखें 3d का स्थान यहाँ आ रहा है, 3p के बाद 4s आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि n बराबर 3 में केवल 2 कोष उपकोष भरे जाएंगे, 3s और 3p। n बराबर 2 में यानी दूसरे आवर्त में 2s 2p भरा जाएगा और n बराबर 1 में 1s भरा जाएगा। हम पीरियाडिक टेबल में आवर्त बता रहे हैं आपको, आवर्त। n बराबर 1 पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। इस n और इस आवर्त में अंतर है, क्योंकि इस n में देखो 1 2 3 उपकोष हैं, लेकिन जो आवर्त है उसमें केवल 2 भरे जाएंगे, 3s 3p। उसी प्रकार से पीरियाडिक टेबल के चौथे आवर्त में 4s के बाद क्या आ गया, 4s के बाद 3d, 4s के बाद देखो कहाँ गए 3d, और 3d के बाद 4p, तो यहाँ तक भरा जाएगा, क्योंकि इसके बाद 5 का स्टार्ट हो गया। तो n बराबर 5 में 5s, उसके बाद 4d और 5p भरा जाएगा। छठवें आवर्त में आपका 5p के बाद 6 शुरू हो गया, तो 6s के बाद 4f के बाद 5d और 5d के बाद 6p भरा जाएगा। इसके बाद आपका 7 स्टार्ट हो गया, तो 7s भरा जाएगा, 7s के बाद 5f भरा जाएगा और 5f के बाद 6d भरा जाएगा और 6d के बाद 7p भरा जाएगा। तो इस प्रकार से पीरियाडिक टेबल में यदि आप देखेंगे तो पहले आवर्त में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, यहाँ 2 और 6 8 भरे गए, यहाँ 8 भरे गए, यहाँ 2 10 6 18 भरे गए, 2 10 6 18 भरे गए पांचवें में। यहाँ देखिए 2 14 10 6 32 भरे गए, 2 14 10 और 6 32 भरे गए। तो यही आपका पीरियाडिक टेबल में फिलिंग होता है, जो कि अबाउ प्रिंसिपल के आधार पे आप इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था को निकाल सकते हैं। अब आइए कि ये ऊर्जा का क्रम है। सबसे कम ऊर्जा 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s और फिर 4s के बाद 3d। यहीं तक आपको 30 परमाणु क्रमांक वाले एलिमेंट के लिए आपको केवल ऊर्जा स्तर इतना ही ध्यान देना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d।
ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश पाते हैं, उसके बाद धीमे धीमे उच्च ऊर्जा वाले उपकोषों में प्रवेश उनका होता है। तो इस प्रकार से आप फिलिंग कर देंगे। तो ये ऊर्जा स्तर के क्रम को बताता है। यह जो नियम है अफबाऊ का, यह एक नियम है N+L रूल पे आधारित है। यह किस पे आधारित है? N+L रूल पर आधारित है। यानी किसी भी दो उपकोषों की एनर्जी की तुलना करना हो तो हम उसका N+L की गणना करते हैं। यदि N+L का मान जिसका ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। जैसे 3p और 3d, 3p और 3d में ऊर्जा का क्रम जानना हो तो इसका N+L हो जाएगा 3 + 1 4 और इसका हो जाएगा 3 + 2 5। तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, इसकी ऊर्जा कम। उसी प्रकार से 4s और 3d का जानना हो, 4s 3d, तो 4s का हो जाएगा 4 और 3d का है 5। तो 4 और 5 में चूँकि इसकी ऊर्जा N+L का मान ज़्यादा है तो 4 की ऊर्जा कम होगी। लेकिन यदि आप 3p और 4s में तुलना करेंगे तो दोनों का मान N+L का मान 4 और 4 है, लेकिन जिसका N का मान ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, यानी 3p की ऊर्जा 4s से कम होगी। तो यही है N+L रूल। N+L के रूल के अनुसार यदि हम उपकोषों का, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी उपकोष की एनर्जी N काफ़ी हद तक उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर निर्भर करती है, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू उसके एजीमुथल क्वांटम संख्या L पे निर्भर करती है। इसीलिए हम N+L के मान को जोड़ लेते हैं। जिसका N+L का मान ज़्यादा होता है उसकी उपकोष की एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन यदि दोनों N+L का मान समान है तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यह बेटा है आपका अफबाऊ का प्रिंसिपल। इसको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए तो और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये N बराबर, ये जो पीरियड है 1 2 3 4 5 6 7, हम इसकी सहायता से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये किताबों में नहीं मिलेगा। N बराबर 1 में देखिए 1 और 1 केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए हैं तो हमने लिख दिया 2। N बराबर 2, N बराबर 2 में उपकोष पहले लिखे तो उपकोष जितने थे उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, यानी दोनों समान है। 2s 2p पूरा का पूरा तो 8 इलेक्ट्रॉन है और N बराबर 2 में उतने ही हैं तो पूरा का पूरा प्रवेश किया। N बराबर 3 में आप देख रहे हैं कि केवल 3s 3p का प्रवेश हो रहा है, जबकि N बराबर 3 में 3 उपकोष हैं, 3s 3p 3d। तो 3d 4s के साथ आता है या चौथे आवर्त में आता है, तीसरे आवर्त में 8 ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो 3s 3p N बराबर 3 अर्थात तीसरे आवर्त में प्रवेश 8 इलेक्ट्रॉनों का होता है। चौथे आवर्त में इस 3d का प्रवेश हो जाता है तो इस प्रकार से 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। पाँचवें में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, छठवें में 32 और सातवें में 32। तो इस प्रकार से आपको पीरियोडिक टेबल में क्यों ये आवर्त में ये जो संख्या रखी गई है उसकी भी स्पष्ट जानकारी इस अफबाऊ रूल से भी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखना सीख जाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वह किस आवर्त और किस वर्ग में है, यह भी जानकारी हो जाएगी। जैसे यदि मान लीजिए आपको लिखना है 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप इसमें 2 कर देंगे, 2 इसमें 2 2 4, इसमें 6, तो 2 2 4 6 4 10, 10 के बाद यहाँ 2 12, फिर 6 18, 18 के बाद फिर 2 20, 20 के बाद यहाँ 10 लिख देंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको सीखना है 3D तक। यदि आपको 15 लिखना है तो 2 2 4 6 10, 2 12, 3 15, 3s के बाद किस में आएगा 3p में। यदि आपको मान लीजिए 20 लिखना है तो 2 2 4
6 10, 2 12, 6 18, 2 20। 21 लिखना हो तो अब यहाँ तक 20 हो गया। 20 के बाद अब देखिए किस में प्रवेश किया, 3D, तो 3D1, तो यानी 21वां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3D1 में प्रवेश करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आपको ये पूछा जाता है कि कह देगा कि 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्या का मान लिखिए। तो आप अफबाउ के प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये आधार तैयार करता है। अब इसके बाद तीसरा रूल, हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने अभी अफबा प्रिंसिपल में बताया कि 1s 2s 2p ये एनर्जी का क्रम है, 3s, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना शुरू करेंगे तो 1s में तो एक कक्षक है तो आप कहेंगे 1s2, 2s में एक कक्षक है तो 2s2, लेकिन जहाँ ही आप 2p में प्रवेश किए अब यहाँ पे 3 कक्षक मिलती हैं। अब इन 3 कक्षक में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करे, यहाँ पे एक कक्षक है, यहाँ पे एक कक्षक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ पे 3 कक्षक हो गई। पुनः जब इसके बाद 3s में गया कोई दिक्कत नहीं, पुनः 3p में गया तो यहाँ पे पुनः 3 कक्षक हो गई, तो यहाँ कहाँ प्रवेश करे। 3p के बाद फिर आएगा आपका 4s, यहाँ नहीं दिक्कत हुई। 3d के पास 5 है कक्षक, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पुनः दिक्कत हुई कि 2 2 4, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश किया। 5वें के बाद अब दिक्कत शुरू हो गई कार्बन में, ये 2 2 4, 5वां इलेक्ट्रॉन 2p1 में प्रवेश किया। अब 6वां इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करे। अब इसके लिए 2 रास्ते हैं, या तो इसी कक्षक में ये डबलिंग करे या तो आगे कक्षक में सिंगल हो, क्योंकि 2s और 2p, 2s की ऊर्जा कम है लेकिन 2p के तीनों कक्षकों की ऊर्जा क्या है, समान है। इसको कहा जाता है डिजेनरेट ऊर्जा वाली कक्षकें, समभ्रंश कक्षाएं। उसी तरह 3d की इन 5 कक्षाओं की ऊर्जाएं क्या है, समान है। तो इलेक्ट्रॉन क्यों इसी में डबलिंग करेगा, इसमें प्रवेश पा सकता है। तो अब इन 2 रास्तों के लिए हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी आया। हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी बताता है कि जहाँ तक संभव होता है किसी दिए गए उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड होता है। पहले सिंगल फील्ड होगा, उसके बाद डबलिंग प्रारंभ होगा, और ये जो सिंगल फीलिंग होगी वह समदिश होगी। तो हुंड्स रूल क्या है, अब इसको समझिए कि जहाँ तक संभव होता है किसी दिए गए उपकोष की समान ऊर्जा की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल अयुग्मित एक एक करके समान चक्रण में प्रवेश करता है, इसके बाद युग्मन प्रारंभ होता है। उसी प्रकार से 3d में आएगा तो 5 पहले सिंगल फीलिंग होगी, उसके बाद डबलिंग प्रारंभ होगी। उसी प्रकार से मान लीजिए 4f में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फीलिंग होगी, जब 7 प्रवेश कर लेगा तब जाके डबलिंग स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग है उसकी वितरण व्यवस्था को कक्षकों में हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी बताता है। अब इसकी सहायता से आप उसके क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम कहें कि 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान निकालिए, 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान निकालिए, 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान निकालिए, तो 2p में तीनों प्रवेश करेंगे, 5वां भी, 6वां भी, 7वां। p उपकोष के लिए l का मान 1 होता है, m का मान होता है -1, 0, +1। तो m के मान डिफरेंट हो जाएंगे। m का मान 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए -1, 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए 0 और 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए +1 हो जाएगा। जबकि स्पिन क्वांटम संख्या यस का मान इन तीनों के लिए +½ होगा
और n और l का मान भी समान होगा बेटा। n का मान इन तीनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, पांचवें के लिए भी 2 है, छठवें के लिए भी 2 है, सातवें के लिए भी 2 है, और l का मान भी पांचवें के लिए 1 है, छठवें के लिए 1 है, सातवें के लिए 1 है। अब यहाँ से देखिए n l s समान हो गया, लेकिन m का मान क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। देख, तो पाउली का रूल यहाँ पे भी फॉलो करता है। तो इन 3 रूलों की सहायता से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करते हैं। अब आइए हम 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखें। हाइड्रोजन है पहला, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1s1। दूसरा तत्व है हीलियम, 2 है तो इसका हो जाएगा 1s2। हीलियम के बाद आएगा लिथियम 3, लिथियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s1। फिर आएगा लिथियम के बाद चौथा आएगा बेरिलियम, तो बेरिलियम में 2s में अभी जगह बाकी है, 1s2 2s2। इसके बाद आएगा बोरान 1s2 2s2, अब 2p है 2p1। बोरान के बाद कार्बन 1s2 2s2 2p2, चाहे 2 लिखिए चाहे छोड़ भी दिया जाता है, एक ही कोष से संबंधित है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये 2p2 या 2p3 जो लिखा गया है, यदि क्वांटम संख्या पूछा जाएगा किसी इलेक्ट्रॉन का, जैसे पूछा जाए 7वें इलेक्ट्रॉन का, तो आपको पुनः इनको कक्षकों में बंटवारा करना होगा कि 2 2 4 और 3 5 6 7। तो यानी इस इलेक्ट्रॉन की चर्चा हो रही है, तो इसके लिए आप n l m और s का मान लिखेंगे। ऑक्सीजन के लिए 2p4 हो जाएगा, अंतिम हम केवल लिख दे रहे हैं 2p4, और ये पूरा वही रहेगा 2s2 तक वही रहेगा। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 2p5 हो जाएगा, फ्लोरीन के बाद नियान 2p6 हो जाएगा। अंदर का कोष आप भर लेंगे, 1s2 2s2 भर लेंगे। नियान के बाद सोडियम 11 को भरने के लिए जो नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिख लीजिए, यानी 1s2 2s2 p6 और 3s1। मैग्नीशियम का आपको लिखना हुआ 1s2 2s2 p6 3s2 हो जाएगा। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम 1s2 2s2 p6 3s2 3p1। सिलिकॉन 1s2 2s2 p6 3s2 p1 p2, यहाँ 3p लिख दीजिए, या ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा। फास्फोरस 15, ये सब सेम होगा, केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p3। फास्फोरस के बाद सल्फर 16, यहाँ हो जाएगा 3p4, और सब सेम। सल्फर के बाद क्लोरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अक्सर पूछा जाता है। तो क्लोरीन का लिखना हो तो 1s2 2s2 p6 3s2 3p5 जोड़ लीजिए, यहाँ तक 10 2 12 5 17। क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, दूसरा आवर्त अब आपका खत्म हो गया, तीसरा आवर्त 2 8 8 18 में यहाँ 3p6 हो जाएगा। अब इसके बाद 18 के बाद 19 आपका है पोटेशियम, पोटेशियम का है 19, इसका हो जाएगा आर्गन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, उसके बाद 4s1। पोटेशियम के बाद कैल्शियम 20, आर्गन का पूरा लिख लीजिए, 4s2 लिख लीजिए।
इसके बाद डी ब्लॉक शुरू हो जाता है बेटा स्कैंडियम से लेके जिंक तक। यहाँ पे थोड़े से अपवाद हैं, वह अपवाद क्यों है उसको भी आप जान लीजिए। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो 1s2 2s2 p6 3s2 p6, इसके बाद 4s2 भरता है, पुनः 3d1। अब यहाँ तक देखिए ये 18 हो गया, ये 2 20 और एक 21। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, यहाँ तक 30 है, ये 21 से 30। टाइटेनियम के लिखेंगे तो यहाँ 3d2 हो जाएगा, वैनेडियम के लिखेंगे तो यहाँ 3d3 हो जाएगा। लेकिन जब क्रोमियम का आप लिखते हैं तो यदि आप बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से लिखना हो तो यहाँ पे होना चाहिए 3d4। क्या होना चाहिए? 3d4 और 4s2। ये है आप बाउ के नियम से, आप बाउ नियम। लेकिन ऐसा होता नहीं है, चूंकि 4s और 3d उपकोष की आपस में दोनों की एनर्जी में अंतर बहुत कम होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें प्रवेश कर जाता है, ताकि इस सिस्टम की स्टेबिलिटी उस समय ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल जाता है 4s1 3d5। ये अस्थायित्व के आधार पे, अस्थायित्व के आधार पर। तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। जब कॉपर आप पहुँचेंगे तो 3d9 न होके 3d10 हो जाएगा और 4s1, और जिंक में 4s2 3d10 और पीछे का वही रहेगा। 4s2 के पहले ये 18 2 20 10 30, यहाँ 18 1 19 10 29। यहाँ जब आप करेंगे तो 18 यहाँ पे वही रहेगा 4s2 और 3d8, ये 28 है। तो 18 2 20 8 28, यहाँ 27 है तो 4s2 ये 20 हो गया, 3d7 ये 18 लिख लीजिएगा। Fe में 18 के बाद 4s2 20 और 3d6। तो इस प्रकार से हम आपको 30 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बता दिए। अब इसमें बेटा सवाल खूब पूछे जाते हैं कि इन तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति आप कैसे निकालेंगे। तो इसको मैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का उपयोग करके तत्वों की स्थिति को पीरियोडिक टेबल में बताते हैं। धन्यवाद बच्चों।